नमस्कार आप सभी को। मैं मधु पांडे, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दमोह से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ विराम चिन्ह पाठ लेकर, जो कि कक्षा 8 के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पाठ। बच्चों, विराम चिन्ह क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, आराम करना, ठहराव आदि, है ना। बच्चों, क्या होता है, हमें अपने विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के बीच में कहीं अधिक तो कहीं कम रुकने की आवश्यकता होती है। हम किसी शब्द के उच्चारण पर कम बल देते हैं तो कभी हम किसी अन्य शब्द के उच्चारण पर अधिक बल देते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम लिखते समय भी इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हैं। लिखते समय जब हमें किसी शब्द पर अधिक बल देना होता है या किसी वाक्य के महत्व को हमें दर्शाना होता है तो हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं, है ना। और व्याकरण में इन विराम चिन्हों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक है, चलिए तो अब देखें इसकी परिभाषा क्या है। तो विराम चिन्ह की परिभाषा है, लिखित भाषा में भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप देखिए नीचे कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, ये विराम चिन्ह हैं। ठीक, ये क्या है? विराम चिन्ह हैं। इनमें से आप कई विराम चिन्ह पहचानते होंगे, है ना, जैसे कि अल्प विराम, है ना, अर्ध विराम, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क जो होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, है ना। ये सारे चिन्ह हैं, ये विराम चिन्ह हैं। और इन विराम चिन्हों के प्रयोग से हम भाषा को सशक्त रूप से लिखते हैं और अपने विचारों को, अपने भावों को सशक्त रूप से, स्पष्ट रूप से क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, अब देखो विराम चिन्हों की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? विराम चिन्हों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? जब हम भाषा बोल रहे हैं या हम जब भाषा लिख रहे हैं तब हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो विराम चिन्हों की कुछ विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि विराम चिन्ह भाषा की रचनागत अव्यवस्था एवं अराजकता को रोकते हैं। ठीक है, अब इससे आप क्या समझे? चलिए मैं समझाती हूँ। तो विराम चिन्ह जो होते हैं ना, वो हमारी भाषा में जैसे हम जो कुछ भी लिखते हैं या जो कुछ भी हम लिखना चाहते हैं तो वो एक व्यवस्थित रूप से लिखा जाए और हमारे शब्द अराजक रूप से, मतलब कि बिना किसी काम के, बिना किसी मतलब के यहाँ वहाँ ना भटकें, हम बिना किसी महत्व के शब्दों का उपयोग अपनी भाषा में ना करें। तो हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करके अपनी भाषा की सृजनात्मकता, रचनात्मकता को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरी विशेषता देखिए कि यह एक यातायात व्यवस्था की तरह है ना। जैसे कि आपने देखा होगा यातायात व्यवस्था में क्या होता है कि जब एक साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ियां चली आ रही हैं तो चौराहे पर आपने देखा होगा कि कुछ क्षणों के लिए एक तरफ की गाड़ियों को रोक दिया जाता है तो दूसरी तरफ की गाड़ियों को जाने दिया जाता है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, लोगों को पर्याप्त समय वहाँ से निकलने का मिलता रहे। तो इसी तरह से भावों के बारे में भी, या जो हमारे विचार हैं या जो हम बात कहना चाहते हैं तो वे बातें हम सशक्त रूप से रख सकें, एक सामान्य उसमें गति रहे, है ना, हमारे शब्दों में एक शाब्दिक गति रहे। तो ये सभी सुनिश्चित होता है किनसे? विराम चिन्हों के उपयोग से हमारी भाषा में। अब तीसरी ही विशेषता देखिए कि इससे वाक्य का अर्थ समझने में सरलता आ जाती है ना। तो जब विराम चिन्हों का हम उपयोग देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि कोई भी वाक्य कहाँ पर अल्प विराम के द्वारा उनमें
अंतर किया जा रहा है, कहाँ पर पूर्ण विराम के द्वारा हमें बतलाया जा रहा है कि वाक्य समाप्त हो गया है, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा हमें समझाया जा रहा है कि अरे अभी आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, अब आप इसका उत्तर दीजिए, है ना। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाक्यों का अर्थ हमें जल्दी और आसानी से समझ में आ जाए, तो इसके लिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। फिर अब चौथी विशेषता है, इसके प्रयोग से भाषा सुगठित एवं वाक्य जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि हम एक वाक्य कुछ बोलें दूसरा वाक्य कुछ बोलें, ऐसा नहीं होता है। हम जब विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं या विराम चिन्हों से युक्त भाषा की कोई गद्य की या पद्य की कोई विधा हम पढ़ते हैं तो हमें उसको समझने में आसानी होती है। और यदि हम लिखते हैं अपने विचारों को कलमबद्ध करते हैं तो विराम चिन्हों के प्रयोग से हमारी भाषा कैसी हो जाती है, सुगठित। ठीक है। अब देखिए पांचवी विशेषता क्या है इसकी, कि लंबे, मिश्रित और संयुक्त वाक्य विराम चिन्हों के प्रयोग से सरल हो जाते हैं। जो बहुत लंबे लंबे वाक्य होते हैं ना, तो उनको बीच बीच में कॉमा लगा के, है ना, जैसे कि अल्प विराम लगा के या फिर उनको कि अर्ध विराम लगा के, है ना, ये बहुत तरीके के चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। इनको प्रयोग करके हम भाषा को कैसा बना लेते हैं, सुपाठ्य और सुगठित, है ना। और जो लंबे और मिश्रित और संयुक्त वाक्य होते हैं उनको भी विराम चिन्हों के प्रयोग से हम सरल वाक्य में परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए तो आइए अब देखते हैं कि हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। बच्चों यहाँ पर मैं आपको जो बहुत अधिक हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वही विराम चिन्ह मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, है ना। कौन सा विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम जो इंग्लिश में जो आप फुल स्टॉप बोलते हो ना, वही है। तो आइए सबसे पहले कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। मदन बाजार गया, बच्चे पाठशाला जाएंगे, माँ ने मुझे 100 रुपये दिए। तो इन वाक्यों में जो पूर्ण विराम लगा है वह हमें बता रहा है कि वाक्य समाप्त हो गया, है ना। तो उपर्युक्त वाक्यों में पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति का बोध करा रहे हैं। अच्छा, पूर्ण विराम कैसे होते हैं, ये खड़ी पाई की तरह होते हैं, है ना, खड़ी रेखा के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक। अब जो पूर्ण विराम का प्रयोग है वह प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक शब्द वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों की समाप्ति पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की पूर्णता पर होता है। ठीक है। चलिए अब देखिए अल्प विराम, इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉमा। चलिए कुछ वाक्य देखिए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। अब मैंने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद बोलते हुए थोड़ा सा समय लिया ना, थोड़ा सा ठहराव लिया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राजा दशरथ के ये 4 पुत्र थे। ठीक। फिर अब तीसरा वाक्य देखिए। दीपक बोला मैं 12 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। फिर अमीना सवेरे उठकर नहाकर नाश्ता करके बाजार गई। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 25 मई 2020। अब इन उदाहरणों में आपने देखा कि जब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं तो जहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं। ठीक है। तो उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि अल्प विराम का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ बहुत थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है। यदि गलत जगह पर अल्प विराम लग जाता है ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, रोको मत जाने दो। और दूसरा देखिए, रोको मत जाने दो। तो पहला वाला जो वाक्य है ना, उसमें अल्प विराम रोको के बाद लगा हुआ है ना। रोको मत जाने दो मतलब उसको पकड़ो, ठीक है, पकड़ कर रखो। और
दूसरा वाला अल्प विराम रोको मत, है ना, रोको मत के बाद लगा है, रोको मत, जाने दो, मतलब कि छोड़ दो। तो आपने देखा कि अल्प विराम को यदि सही समय सही जगह पर ना लगाया जाए तो वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक, तो ये तो था अल्प विराम, है ना, जो कि इंग्लिश में कॉमा कहलाता है। ठीक, अब अर्ध विराम, अर्ध विराम इस ये जो होता है ना अर्ध विराम, ये अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें उदाहरण देखिए, जैसे पहला उदाहरण है, दहेज लेना देना एक कानूनी अपराध है, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। आपने देखा कि इसमें जहाँ पर अर्ध विराम लगा है वहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकी, है ना, वहाँ पर हमने विराम थोड़ा अधिक लिया, किससे, अल्प विराम से। ठीक, राकेश जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो खुशियाँ मनाई गईं और मिठाइयाँ बांटी गईं। विपिन रोता चीखता रहा, वहाँ उपस्थित किसी व्यक्ति ने उसे बदमाशों से नहीं बचाया। तो आपने देखा कि जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जहाँ थोड़ा अल्प विराम से थोड़ा अधिक हम विराम लेते हैं वहाँ पर होता है अर्ध विराम का प्रयोग। ठीक है, और अर्ध विराम कैसे बनाया जाता है, ऊपर बिंदी रहती है और उसके नीचे अल्प विराम बना रहता है, ये अर्ध विराम है। आप जैसा कि देख रहे हैं इसके शीर्षक में भी अर्ध विराम का चिन्ह बना हुआ है और नीचे की लाइन में जहाँ पर नीले रंग से अर्ध विराम लिखा है वहाँ पर भी अर्ध विराम का चिन्ह बना हुआ है। तो ये था अर्ध विराम। अब देखते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, अब देखो, जीवन के रंग हंसी खुशी के गम, जीवन के रंग हंसी खुशी और गम। दूसरा देखिए, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी। अब तीसरा देखिए, कोविड-19 एक भयंकर महामारी, पर्यावरण के दुश्मन 3, पन्नी, पाउच, पॉलीथीन। इनमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसमें देखिए उपविराम, उपविराम का पहले तो चिन्ह देखिए कैसा बना हुआ है, 2 बिंदु एक के नीचे एक रखे हुए, ये उपविराम का चिन्ह है। तो उपविराम का प्रयोग किसी बात को अलग करके दिखाने अथवा शीर्षक आदि में किया जाता है ना। जैसे आपसे बोला जाए कि इस पर एक अनुच्छेद लिखिए, जीवन के रंग हंसी खुशी और गम, या महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी, इस पर एक निबंध लिखिए। तो ये क्या है, शीर्षक। तो उपविराम का प्रयोग कहाँ होता है, उपविराम का प्रयोग या अपूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की अपूर्णता पर होता है ना। वाक्य, ये सारे वाक्य जो उदाहरण में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे वाक्य कैसे हैं, अपूर्ण हैं। ठीक है, और इसीलिए अपूर्ण होने के कारण इनके बीच में अपूर्ण विराम लगा है। ठीक, तो उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग किसी बात को अलग करके दिखाने अथवा शीर्षक आदि में किया जाता है। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में, है ना। तो उदाहरण में देखिए, रवि ने झूठ क्यों बोला, आप कब आए, नितिन कहाँ रहता है, तुम्हारी किताब कैसे फटी। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, मतलब कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। जब प्रश्न पूछते हैं तो उसके प्रश्न वाले वाक्यों के पश्चात क्या लगाते हैं, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि नीले रंग से बना हुआ है और लिखा हुआ भी है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न करने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग क्यों, कहाँ, कब, कौन जैसे प्रश्न पूछने पर भी लगाया जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपने देखा। अब देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादिबोधक पहले
कुछ इसके वाक्य देखिए। उदाहरण, आहा कितना सुहावना मौसम है, वाह क्या काम किया, बच्चों शांत बैठिए, छी कितनी बदबू है। वाक्य आपने देखे। तो विस्मयादिबोधक वाक्य जो होते हैं उनके अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है, मतलब विस्मयादिबोधक शब्दों के अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है वो होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कैसा होता है? खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु बना होता है। ठीक, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक तथा संबोधन आदि के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह आप समझ गए। ठीक है। अब देखिए 7वां, देखिए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? जैसे यहाँ देखिए पहले उदाहरण, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी ने कहा था, करो या मरो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो जो उद्धरण चिन्ह है आप देखिए नीले रंग से बना हुआ है। जब किसी कथन या वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा जाता है ना, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं इंग्लिश में। आपने देखा होगा इंग्लिश में कि जब एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दिखलाया जाता है इंग्लिश या हिंदी में, तो इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह हिंदी में कहलाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि उद्धरण चिन्ह जो है वह किसी के द्वारा, किसी भी महान पुरुष या किसी के भी द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में, उसी के वाक्यों में ज्यों का त्यों जब लिखा जाता है तब वह कहलाते, और जो उसको मतलब दिखाने के लिए कि इन्होंने ये बात कही है और उसमें जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक। अब इकहरा अवतरण चिन्ह आपने बहुत बार देखा होगा आपकी पाठ में पढ़ते समय कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगे रहते हैं, है ना। जैसे कि ये इकहरा अवतरण चिन्ह है ना, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ठीक। अब पहले इसके उदाहरण देखते हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। अंग्रेजी भाषा दुनिया की खिड़की के नाम से जानी जाती है। तो आपको समझ में आया कि किसी कथन या उक्ति मतलब कोई भी बात को किसी प्रसिद्ध नाम या वस्तु से संबद्ध बताने के लिए इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग आपको समझ में आया कि किसी प्रसिद्ध कथन या उक्ति को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आप जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डैश लगाते हैं ना, डैश लगाते हैं, वही योजक चिन्ह है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए पहले इसके उदाहरण, सोहन मोहन एक साथ भोपाल गए। माता पिता इस धरती पर भगवान का रूप हैं। श्री कृष्ण का चांद सा मुखड़ा देखकर गोपियां मोहित हो गईं। तो जो योजक चिन्ह है ना, वो छोटा सा डैश जैसे लिखते हैं ना, एक छोटी सी पड़ी हुई पंक्ति या रेखा के रूप में इसको दिखलाया जाता है, बनाया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग दो पदों के बीच में होता है ना, अर्थात दो शब्दों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने उदाहरण में देखा, सोहन मोहन, माता पिता, चांद सा, है ना। तो इस तरह से योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द युग्मों अथवा का, की, के, को, सा, सी, से आदि से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब योजक चिन्ह के बाद अब हम देखते हैं विवरण चिन्ह, है ना। विवरण चिन्ह क्या होता है?
विवरण चिन्ह होता है, जैसे कि आपके प्रश्नों में, आप प्रश्न पत्र में अक्सर इसको देखते होंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद ये विवरण चिन्ह लिखा रहता है जिसमें 2 बिंदी और उसके बीच में एक छोटा सा योजक चिन्ह। ठीक, तो विवरण चिन्ह जो होता है ना, वो किसी भी बात को विस्तार पूर्वक कहने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण में, दूसरा उदाहरण देखिए, समास के 6 भेद होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं, है ना। तो इसके बाद जैसे हमने लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद विवरण चिन्ह लगाया, और विवरण चिन्ह लगाने के बाद प्रश्न दिए जाएंगे, फिर उनके उत्तर लिखे जाएंगे। तो इसका प्रयोग विस्तार के तहत होता है ना, अपनी बात को कहने के विस्तार के तहत होता है। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग विस्तार से किसी बात को कहने तथा किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में देने के लिए किया जाता है। समझ गए? तो विवरण चिन्ह कैसे बनाया जाता है? 2 बिंदु और उनके बीच में एक योजक चिन्ह। ठीक, चलिए अब देखिए कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह तो भाषा में बहुत उपयोग किए जाते हैं, है ना। जैसे कि इसके उदाहरण देखिए, वे मतलब कौन? पंत जी। तो पंत जी का नाम नहीं लिखा उन्होंने कहा वे, लेकिन अब कोई कैसे समझेगा वे कौन? तो फिर कोष्ठक में लिख दिया पंत जी। तो वे मतलब पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ठीक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कोष्ठक में क्या लिख दिया उन्होंने? 30 शब्दों में। अपराधी हाथ जोड़कर माफ़ी दे दो साहब। तो कोष्ठक अब आपने देखा कि अपराधी ने कहा माफ़ी दे दो साहब, है ना। तो कोष्ठक के अंदर उन्होंने लिख दिया हाथ जोड़कर, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, या अपने मतलब जब लिखा जाए किसी के बारे में तो उसकी सारी क्रियाकलापों को और उस बात के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग मूल वाक्य के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यदि हम बोल दें कि अपराधी ने कहा माफ़ी दे दो साहब, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जब हम जैसे ही लिखते हैं कि अपराधी और फिर कोष्ठक में लिखा है हाथ जोड़कर माफ़ी दे दो साहब, जब अपराधी ने ऐसे कहा होगा ना, तो ज़रूर उसका प्रभाव साहब के ऊपर पड़ा होगा। ठीक, तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है? कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग मूल वाक्य के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखो संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, ये आपने बहुत बार देखा होगा। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश भारत का हृदय है। अब उदाहरण उदा लिख के और फिर छोटा सा बिंदु बना दिया। जैसे मध्य प्रदेश पूरा ना लिख के माँ के बाजू में एक छोटा सा गोल बिंदु बना दिया और प्रा के बाजू में एक छोटा सा गोल बिंदु बना दिया। तो ये क्या है? ये संक्षेप सूचक है या लाघव चिन्ह है। ठीक है, जैसे डॉक्टर पूरा नहीं लिखा, डॉक्टर लिख के डॉ लिख के और उसके आगे एक छोटा सा बिंदु बना दिया गोल। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं। फिर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता हैं, है ना। तो इन्होंने चौ लिख के और उसके आगे एक छोटा सा गोल बिंदु बना दिया। तो किसी बड़े शब्द या वाक्य को संक्षिप्त करने के लिए संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए आप लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह कौन से हैं, है ना। ये चिन्ह है एक छोटा सा शून्य, बहुत ही सूक्ष्म सा शून्य बना दिया जाता है, जो कि बड़े शब्द या बड़े वाक्य को संक्षिप्त कर देता है। ठीक, चलिए तो अभी हमने जितने विराम चिन्ह पढ़े हैं उनको एक बार दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहला पूर्ण विराम, ये एक खड़ी पाई के जैसे बनाया जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। अल्प विराम, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमा। ठीक, छोटा सा 9 जैसा बनता है। अर्ध विराम, एक बिंदी उसके नीचे छोटा सा अल्प विराम,
है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमीकोलन। अब उपविराम या अपूर्ण विराम, इसको दो बिंदियाँ लिखते हैं एक के नीचे एक, और इसको बोलते हैं कॉलन। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, आप सभी जानते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक खड़ी पाई उसके नीचे एक बिंदु, है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या है? ये इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, कैसा? डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये उद्धरण चिन्ह कहलाता है। फिर इकहरा अवतरण चिन्ह, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है इंग्लिश में। फिर योजक चिन्ह, ये हाइफन है, ठीक है, एक छोटी सी बड़ी लाइन। फिर विवरण चिन्ह, दो बिंदु और उसके बीच में हाइफन, ठीक है, छोटी सी बड़ी लाइन, ये विवरण चिन्ह है। कोष्टक चिन्ह, इनको बोलते हैं ब्रैकेट्स, और आपने देखा 3 तरह के ब्रैकेट्स इसमें लिखे हुए हैं। फिर संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, एक छोटा सा शून्य, ठीक। तो ये तो थे आपके सारे विराम चिन्ह जो आज आपने पढ़े। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हो जाए। तो ये अभ्यास कार्य है कि दिए गए गद्य खंड को उचित विराम चिन्ह लगाकर पूर्ण कीजिए। अब यदि इसको मैं ऐसे पढ़ूं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, है ना। अब कोई विराम चिन्ह था नहीं, इसीलिए इसको मैंने इस तरह से पढ़ दिया। लेकिन इस तरह से पढ़ा जाना, इस गद्य खंड को मतलब बिना उचित विराम चिन्ह के इसको पढ़ा जाना, मतलब कि ये गद्य खंड किस लिए लिखा गया है, ये कौन सी विशेष बात को हमारे समक्ष उपस्थित करना चाहता है, ये सब कुछ हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया, है ना। तो यदि हम इनमें सही विराम चिन्ह लगा देंगे तो आप मानिए कि यही का यही गद्य खंड जब उचित विराम चिन्ह के साथ, उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाता है ना, तो यह अपना अर्थ स्वयं ही स्पष्ट कर देता है और विराम चिन्हों की उपयोगिता भी हमें समझ में आ जाती है ना। चलिए देखते हैं कि यदि हम इसको उचित विराम चिन्हों के साथ पढ़ेंगे तो कैसा हो रहेगा ये। तो उचित विराम चिन्ह सहित अब ये गद्य खंड है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि जब हम विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा भी सुगठित और सुपाठ्य हो जाती है। उचित आरोह अवरोह के साथ जब हम अपने गद्य खंड को पढ़ते हैं या पद्य खंड को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट करने में भी हमें सहूलियत हो जाती है, हमें आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विराम चिन्ह भाषा में अपनी एक विशेष जगह रखते हैं, अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। तो विराम चिन्ह यदि हमें आते हैं और हम सही जगह पर उचित विराम चिन्ह लगाते हैं तो इससे हमारी भाषा का सौंदर्य भी बढ़ जाता है, साथ ही हमारे भाषा का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है और हमारी भाषा पर पकड़ भी होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि विराम चिन्हों का प्रयोग यदि हम सफलतापूर्वक करते हैं तो यह हमारी भाषा को एक नया और सुंदर रूप प्रदान करता है और वो भी एक सही अर्थ के साथ।
तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको विराम चिन्ह यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।